के इस 44वें व्याख्यान में आप सभी मित्रों का, प्राध्यापक साथियों का, विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज का वक्तव्य विषय अत्यंत रोचक एवं महत्वपूर्ण है और हमारे मुख्य वक्ता साहित्य के और संबंधित विषय के कथालोचना के एक अधिकारी विद्वान हैं। उन्हें आज के इस कड़ी में उनका वक्तव्य पाकर हम अत्यंत आह्लाद का अनुभव कर रहे हैं और उनका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला की 44वीं कड़ी है आज, और इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला की 44वीं कड़ी में, जो कि श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभाग तथा पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु हिंदी विभाग और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में गतिमान है। यह आप सभी लोगों की सतत सक्रियता और उत्साहवर्धन के कारण यह कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। हम आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी एवं सभी प्रतिभागी साथियों, आज का विषय 21वीं सदी के हिंदी उपन्यास, ये आज का विषय है। और हमारे आज के वक्ता हैं प्रख्यात आलोचक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में लंबे समय तक जिन्होंने प्रोफेसर के पद पर, अधिष्ठाता के पद पर, कुलानुशासक के पद पर जिन्होंने अपने दायित्व का सम्यक निर्वाह किया है और साहित्य और भाषा के गहन अध्येता आप रहे हैं। आज उनका वक्तव्य है, हमें बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं उनका परिचय देने के लिए अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सूरज पालीवाल सर का परिचय देने का अनुग्रह करें। डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी। जैसे कि हमारे मित्र जयशंकर तिवारी जी ने बताया, आज का व्याख्यान गंगा कावेरी व्याख्यान माला में 44वां व्याख्यान है। आज के मुख्य वक्ता है प्रोफेसर सूरज पालीवाल। जैसे कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में अलग अलग जो जिम्मेदारियों का इन्होंने निर्वाह किया है और अभी सेवानिवृत्त है। इनका, क्योंकि हमारी व्याख्यान माला की परिपाटी है, जो भी हमारे जो व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान देने उपस्थित होते हैं, उनका उनसे संबंधित विस्तृत जानकारी जो होती है, फिर भी हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में, क्योंकि समय की जो पाबंदी है, इस वजह से उनका परिचय संक्षिप्त रूप से आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। मैं आपके सामने उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। जैसे कि यह व्याख्यान जो गंगा कावेरी व्याख्यान माला है, आज का यह 44वां व्याख्यान है। यह व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और पॉम्पे हिंदी विभाग पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलूर कर्नाटक
एवं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। तो आज का व्याख्यान 44वां व्याख्यान है। तो आज हमारे साथ व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं प्रोफेसर सूरज पालीवाल। उनका परिचय मैं संक्षिप्त रूप से यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो गांव में हुई है और उच्च शिक्षा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से प्राप्त की है। उनका शैक्षिक जो 36 साल का लंबा शैक्षिक अनुभव उनके पास, और उनके 2 कहानी संकलन जो प्रकटित हो चुके हैं, टीका प्रदान और दूसरा कहानी संकलन है जंगल। और इनकी सृजन प्रक्रिया जो है, आलोचना की जो उस विधा के अनुसार इनकी सृजन प्रक्रिया, इसके अंतर्गत इनके जो 11 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जैसे फणीश्वरनाथ रेणुका कथा संसार, रचना का सामाजिक आधार, संवाद की तह में, आलोचना के प्रसंग, महिला अंचल एक विमर्श, साहित्य और इतिहास दृष्टि, महाभोज का महत्व, समकालीन हिंदी उपन्यास, हिंदी में भूमंडलीकरण का प्रभाव और प्रतिरोध, 21वीं सदी का पहला दशक और हिंदी कहानी, कथा विवेचन का आलोक, ये सभी जो है इनकी आलोचनात्मक सृजन जो कार्य है। और ये नैकपीड टीम में सम्मानित सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास शिमला 2006 से लेकर 2009 तक एसोसिएट बृहत शोध परियोजना जो स्वाधीन भारत के हिंदी उपन्यासों में जातीय उभार के सामाजिक राजनीतिक कारण 2006 से 9 तक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इनका कार्य उधर संपन्न हुआ है। और ये लगभग भारत के जो जानी मानी पत्र पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं में लगभग 150 से अधिक शोध पत्र इनके प्रकाशित हो चुके हैं। अनिवार्य और प्रासंगिक पुस्तकों पर नियमित लेखन जो करते रहते हैं, और संबोधन तथा वर्तमान साहित्य पत्रिकाओं में नियमित स्तंभ लेखन करते रहते हैं। पहल पत्रिका में समकालीन उपन्यासों पर नियमित स्तंभ लेखन, ये लेखन का कार्य जो अनवरत जो जारी है इनका। तो इनके शोध निर्देशन में लगभग 30 शोध छात्र जो अपनी पीएचडी उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। और जो एक विशेषता यह है कि 100 से भी अधिक शोध छात्रों का इनके मार्गदर्शन से एमफिल उपाधि जो का कार्य संपन्न हो चुका है। और 3 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों एवं 1 दर्जन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का इन्होंने कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्होंने काम किया है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय संगोष्ठियों में 3 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालय में इनका व्याख्यान आयोजन हुआ है। 1 दशक तक वर्तमान साहित्य तथा अब ईरावती त्रैमासिक पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में अभी कार्यरत है। विदेश यात्रा इनके द्वारा जो जिसकी चीन और दक्षिण अफ्रीका का इन्होंने जो विदेश यात्रा की है। और प्रेमचंद पुरस्कार जिसकी जो अलग अलग जो संस्थाएं जो है इनसे ये सम्मानित है, जिसके प्रेमचंद पुरस्कार हो, पंजाब कला एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त है। डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान, आचार्य निरंजननाथ विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा धर्मपाल विद्यार्थी पुरस्कार से ये सम्मानित है। श्री रास बिहारी मिशन द्वारा वनफूल साहित्य सम्मान इनको प्राप्त है। और ये
इनकी जो अध्यापन का कार्य जो है, इन्होंने अध्यापन का कार्य इन्होंने हिंदी विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से इन्होंने शुरू की है। और हाल ही में पूर्व अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष साहित्य विद्यापीठ पूर्व गुलाम शासक के रूप में ये जो सेवानिवृत्त है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से। तो आज का इनका व्याख्यान का विषय है 21वीं सदी के हिंदी उपन्यास। जो आज के वक्ता हैं प्रोफेसर सूरज पालीवाल, प्रसिद्ध आलोचक, पूर्व अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष साहित्य विद्यापीठ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। सर, आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं क्योंकि हमारे व्याख्यान में जुड़ने के लिए और व्याख्यान देने के लिए मैं अपनी ओर से, अपने कॉलेज की ओर से, हमारे मित्र की ओर से, सभी की ओर से, जो भी प्रतिभागी बंधु इसमें जुड़े हुए उन सभी की ओर से आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद मित्र। सुंदर ढंग से आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सूरज पालीवाल सर का परिचय देने के लिए आशीष कुमार जी से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा बंद कर लें। आशीष कुमार जी, अपना कैमरा बंद कर लीजिए, क्योंकि आप लगातार जो है हिल डुल रहे हैं, लगातार आप जो है गतिमान हैं, तो थोड़ा सा आज के इस व्याख्यान में जो 44वीं कड़ी है, आप सभी प्रतिभागी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं पुनः। और जैसा कि विषय के बारे में, मुख्य वक्ता के बारे में हमारे मित्र मंजुनाथ जी के द्वारा परिचय दिया गया, अब मैं बिना किसी भूमिका के आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सूरज पालीवाल महोदय को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो 21वीं सदी के उपन्यास विषय पर अपना वक्तव्य सादर प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रोफेसर सूरज पालीवाल सर जी, आपका स्वागत। हाँ, आवाज सर आ रही है जी, आवाज आ रही है, आपका स्वागत है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 44वें व्याख्यान में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि बताया गया कि 21वीं सदी के हिंदी उपन्यास पर यह व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। इसके आयोजक मंडल में डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, S.A. मंजुनाथ और डॉक्टर जयशंकर तिवारी, दोनों का आरंभ में ही हार्दिक आभार। दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों का विशेष रूप से आभार कि उन्होंने इस व्याख्यान माला को आयोजित करने की अनुमति दी। मित्रों, 21वीं शताब्दी का जो 21वीं शताब्दी है, यह 21वीं शताब्दी ज्ञान विज्ञान की शताब्दी है। आपको ध्यान होगा कि 20वीं शताब्दी का जब उत्तरार्ध था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो आगे आने वाली शताब्दी होगी वो कंप्यूटर की शताब्दी होगी, विज्ञान की शताब्दी होगी। और जब हम ये कहते हैं कि विज्ञान की शताब्दी होगी तो हम ये मान करके चलते हैं कि विज्ञान का मतलब यह है कि हमारी जो सोच है, जो हमारी विचारधारा है, वो वैज्ञानिक होगी, क्योंकि बगैर वैज्ञानिक विचारधारा के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप जब बहुत कट्टर होते हैं, या जब आप बहुत धार्मिक होते हैं, या जब आप बहुत रूढ़ियों में जकड़े होते हैं, तो आप पीछे लौट रहे होते हैं। वो एक प्रकार का नवजागरण नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार का पुनर्जागरण है। और 21वीं शताब्दी जब विज्ञान की शताब्दी है, तो पीछे लौटने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है।
ये आगे आने का समय है, आगे जाने का समय है। और इस बात का भी समय है कि जो 20वीं शताब्दी में जितने भी महापुरुष हुए, क्योंकि ये कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक महापुरुष हुए। जब जो महापुरुष हुए तो उन्होंने जिस प्रकार का काम किया समाज में, राजनीति में, साहित्य में, संस्कृति में, यानी जीवन के जितने भी जो क्षेत्र हो सकते थे, उन अलग अलग क्षेत्रों में सब लोगों ने मिल करके क्रांतिकारी कदम उठाए और इस समाज को बदलने की प्रक्रिया को आगे ले गए। 21वीं शताब्दी में हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम उस काम को और आगे ले जाएं और ये तय करें कि जब पूरा ज्ञान विज्ञान हमारे सामने है, जो कि इससे पहले बहुत कम मात्रा में था, 18वीं-19वीं शताब्दी में तो बहुत ज्यादा शोध इस मामले में नहीं हुए थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में शोध हुए और हम आगे बढ़े, तो एक बड़ा दायित्व तो हमारे कंधों पर था कि हम इसको आगे ले जाएं। जाहिर है कि जब हमसे ये उम्मीद की जाती है तो हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, और साहित्य चूंकि ये कहा जाता है कि उपन्यास में कहने का अवकाश ज्यादा होता है, आप अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से उपन्यास में ज्यादा कह सकते हैं, कविता में उस तरह से नहीं कह सकते। तब उपन्यास की तरफ हमारी दृष्टि जाती है कि जो 21वीं शताब्दी के उपन्यास हैं वो हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। मित्रों, जब ये 20वीं शताब्दी का अवसान हुआ तो लगभग 1900 से 1999 और 2000 के बीच में तीन बड़े कथाकारों के तीन उपन्यास प्रकाशित हुए। कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, और कृष्णा सोबती का समय सरगम, और निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य। ये तीनों उपन्यास लगभग 20वीं शताब्दी के अवसान पर प्रकाशित हुए। यह बताते हैं कि एक और जीवन की दृष्टि बदली, तो यह भी उपन्यासकारों की समझ में आया कि हम अपने इतिहास को किस प्रकार से देखें। कई बार कमलेश्वर के उपन्यास कितने पाकिस्तान पर यह प्रश्न लगाया जाता है कि वो इतिहास है या उपन्यास है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि उपन्यास में यदि इतिहास को लाया जाए और इस तरह से लाया जाए कि वो इतिहास की तिथिवार गणना न हो और न उस प्रकार का मूल्यांकन हो जिस प्रकार से इतिहासकार मूल्यांकन करता है, बल्कि इस तरह से लिखा जाए कि वो लगे कि हमारे आगे आने वाले समय के लिए ये दिशा निर्देश कर रहा है। कमलेश्वर ने वही काम किया। हम बार बार ये कहते रहे कि अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति के तहत राज करते रहे और सांप्रदायिकता के विद्वेष को भड़काते रहे, लेकिन कोई भी शासक यही करता है, चाहे वो आज का शासक हो, चाहे वो अंग्रेज हो, या उससे पहले मुगल रहे हो, या उससे पहले भी और लोग रहे हो। क्योंकि निष्कंटक राज करने के लिए जो बादशाह है या जो राजा है या जो शासक है वो इस प्रकार की नीति अपनाता है। कमलेश्वर ने उस उपन्यास का नाम ही कितने पाकिस्तान दिया। अविधा में यदि इसका अर्थ निकाला जाए तो यह कि कितने पाकिस्तान केवल 1947 में ही नहीं, पाकिस्तान केवल
1947 में ही नहीं बना, बल्कि ऐसे पाकिस्तान पहले भी बनते रहे और अब भी बन रहे हैं। जब जब सांप्रदायिकता अपने उभार पर होती है और जब जब हम पीछे लौटने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार के बंटवारे या इस प्रकार का विद्वेष या इस प्रकार की विभाजन की प्रक्रिया या इस प्रकार की राजनीति जो दोनों धर्मों को, जो प्रमुख धर्म है, दोनों को जब बांटने का काम करेगी, तो इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। कितने पाकिस्तान? लगभग 1000 वर्ष के इतिहास में बार बार वो ये बताते हैं कमलेश्वर कि किस तरह से लोग आए, जिनको आक्रांता भी कहा जा सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई भी आक्रांता जब आता है किसी देश में आक्रमण करने के लिए, तो वो कितना शक्तिशाली है यह उस समय मालूम होता है जबकि वो जब अपना राज्य बना लेता है। बाहर से ज्यादातर लोग आए और उन्होंने हिंदुस्तान पर अपना राज्य कायम किया। ये बात दूसरी है कि वो उन्होंने किस प्रकार से लड़ाइयां लड़ी और किनका साथ लिया और किस तरह से लड़े वो। तो बहरहाल कमलेश्वर उन चीजों को उभारते हैं। वो केवल इतिहास की व्याख्या नहीं करते, वो इतिहास की तिथियों में नहीं ले जाते। कमलेश्वर इतिहासकार नहीं है, बल्कि वो इतिहास के माध्यम से यह बताने की कोशिश करते हैं कि जब जब इस प्रकार की स्थितियां होंगी, तब तब देश का बंटवारा होगा और समाज में एक प्रकार का विद्वेष फैलेगा। कृष्णा सोबती ने समय सरगम के माध्यम से यह बताया कि हम बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर के बहुत दुखी होते रहते हैं, लेकिन जीवन में बहुत छोटी छोटी समस्याएं भी अपना प्रभाव कायम करती है और उनसे प्रभावित होकर के हमारी हमारी अपनी मानसिकता बदलती है और उस मानसिकता के तहत हम सुख का भी अनुभव करते हैं और दुख का भी अनुभव करते हैं। कृष्णा सोबती चूंकि लंबे समय से जो कथा साहित्य में थी, यह एक प्रकार का उनका निष्कर्ष है और यह संदेश भी है कि 20वीं शताब्दी के लिए विशेष रूप से जब बड़ी बड़ी समस्याएं हमें परेशान करती। साउंड म्यूट हो गया सर का। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। जी हाँ हाँ, हो गया शायद। और हम ये मानते हैं कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जीवन और जगत, जीवन केवल बड़ी बड़ी समस्याओं से ही जो प्रभावित नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी समस्याएं भी उसको प्रभावित करती हैं। और कृष्णा जी ने इसके माध्यम से यह बताने की कोशिश की। 21वीं शताब्दी में आने के बाद, जैसा कि मैं आपसे प्रारंभ में निवेदन कर रहा था कि जो समस्याएं थी, वे समस्याएं उन समस्याओं पर अधिक प्रभाव डाला जाना चाहिए था। वो समस्याएं और सरलीकृत होकर के जो सामने आनी चाहिए थी, लेकिन स्थितियां यह हुई कि समस्याएं और लगभग बिगड़ती चली गई। 21वीं शताब्दी, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, ज्ञान विज्ञान की शताब्दी है, कंप्यूटर की शताब्दी है, संचार की शताब्दी है, निजीकरण की शताब्दी है। और अब कोई अंधेरे में यह मान करके चले कि उसे ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, उसे दुनिया की जानकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है,
तो आप देखिए कि जानकारियां आपके ऊपर इस तरह से एक प्रकार से डाली जा रही हैं कि आप उनसे बच नहीं सकते। यदि आप बचना भी चाहें तो उनसे बच नहीं सकते और उनसे प्रभावित हुए बिना भी नहीं रह सकते। यह शताब्दी जिसका प्रारंभ 2000 के बाद हुआ, उसमें एक जो बड़ी समस्या हमारे देश में जो प्रकट हुई, जो आज भी है, और मैं ये मानता हूं कि आज भी वो समस्या कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या किसानों की बड़ी समस्या थी, जो कि आज भी उसी उसी तरह से व्याप्त है, जिसकी वजह से हम लोग लगातार उन चीजों से प्रभावित हो रहे हैं जिनकी वजह से किसान, मजदूर या जो जो हाशिए के लोग हैं, वो जिस तरह से जो प्रभावित हुए और उन्होंने समाज में अपना असर डाला, वो चीजें किस प्रकार से आई, इस पर जो है विशेष रूप से इसको लेकर के एक उपन्यास लिखा गया कमलेश जो संजीव का फांस। यह उपन्यास 2015 में प्रकाशित हुआ, यानी 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जो प्रकाशित हुआ। आज आप देख रहे हैं कि हजारों नहीं बल्कि साल में लाख, मतलब 1-1.5 लाख से ज्यादा जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिस देश में किसान आत्महत्या करें, उस देश में उस देश की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। क्योंकि किसान केवल अन्नदाता नहीं है, बल्कि जो किसान है वो हमारे हमारी पूरी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थितियां हैं, उनको किस तरह से प्रभावित करते हैं, इस पर भी विशेष रूप से जो बात करनी चाहिए। और संजीव ने विदर्भ में जाकर के, महाराष्ट्र में जाकर के, जो किसानों के बीच में जाकर के, क्योंकि विदर्भ एक ऐसी जगह है जहां के सबसे ज्यादा जो किसान हैं आत्महत्या करते हैं, वहां संजीव गए, लगभग 1-1.5 साल वहां रहे। वो लगातार किसानों के बीच में भी जाते थे और ये देखते थे कि जो मूल समस्या क्या है। तो एक शोध परक ढंग से ये उपन्यास उन्होंने लिखा। तो क्योंकि संजीव के लिए ये भी कहा जाता है कि वो ज्यादातर शोध परक उपन्यास लिखते हैं। शोध करना तो कोई बुरी बात नहीं है, तथ्य इकट्ठा करना तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जब ये कहा जाता है कि उपन्यास अपने समय का, जो अपने समय को रेखांकित करता है, तो उपन्यास से ये उम्मीद भी की जाती है कि उपन्यासकार अपने समय को किस तरह से ले रहा है और अपने समय की समस्याओं का, अपने समय के तथ्यों का, अपने समय की जो जो बृहद जो समस्याएं हैं, उनकी वो उपेक्षा तो नहीं कर रहा। संजीव इस दृष्टि से महत्वपूर्ण जो उपन्यासकार हैं कि उन्होंने इन समस्याओं को, जो एक जो बड़ी समस्या थी कि किसान की, उनको लेकर के उपन्यास लिखा और ये बताया कि ऊपर ऊपर से तो जो सरकार है वो किसानों का ऋण मुक्त कर देती है, ऋण माफ कर देती है और उन्हें थोड़ा बहुत अनुदान भी दे देती है, लेकिन इस सब के बावजूद किसानों का ऋण समाप्त नहीं होता। वो इसलिए नहीं समाप्त होता कि जो स्थानीय जो व्यापारी है, स्थानीय जो महाजन है, वो जिस ब्याज पे, जिस ऊंची ब्याज पे ऋण देता है, उसे किसान चुका नहीं पाते और धीरे धीरे न चुकाने के बाद के कारण वो उनकी जमीन पर कब्जा करता है, वो उनके घर को गिरवी रखता है
और वह फिर लगातार धमकियां देता है और किसान को ये लगने लगता है कि अब जैसे उसके सामने उन चीजों से बचने का कोई रास्ता है नहीं। कर्ज में डूबा हुआ किसान जब चारों तरफ से घिर जाता है तो उसे लगने लगता है कि अब आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और वो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करना तो कोई समस्या का समाधान नहीं है और जीवन का कोई निराकरण भी नहीं है। लेकिन किसान जिन स्थितियों में जाकर के आत्महत्या करता है, वो स्थितियां लगातार न तो सरकार का उस तरफ कोई ध्यान है, न समाज का उस तरफ ध्यान है, न जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें एक्टिविस्ट हम लोग कहते हैं उनका भी उस ओर ध्यान जाता है। बल्कि स्थितियां यह है कि विदर्भ में विशेष रूप से कि कुछ लोगों की एक मिली भगत है और उस मिली भगत से किसानों को वो शिकंजे में कसते हैं। और वह जो मिली भगत है उनकी, उससे किसान इतना शिकंजे में कस जाता है कि वो न केवल आत्महत्या करता है बल्कि आत्महत्या करने के बाद भी वो उन समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाता। ये एक बड़ी समस्या किसान के सामने अ, आज भी है। और मैं ये कहता हूं ये केवल विदर्भ में नहीं है, बल्कि अभी तो ये आया कि विदर्भ के अलावा पूरे जो पंजाब में जिसमें एक हरित क्रांति हुई, पंजाब जो सबसे ज्यादा अन्न उपजाता है और पंजाब को हम उन्नति का एक तरह का द्वीप भी मानते हैं, लेकिन पिछले पिछले दिनों आंकड़े आए कि पंजाब में भी कुछ किसानों ने आत्महत्या की है। जो गरीब प्रदेश है, जहां की बहुत अच्छी फसलें नहीं होती हैं, जहां के किसान बहुत धनाढ्य नहीं है, जहां की पैदावार भी बहुत अच्छी नहीं है, जहां सिंचाई के साधन बहुत अच्छे नहीं है, यदि वहां के किसान आत्महत्या करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन जैसे विदर्भ का मैं आपको बता रहा था कि विदर्भ की काली मिट्टी सोयाबीन, ईख और कपास तीन बड़ी फसलें देती है, जो कि सोना एक तरह का कहा जाता है, जिससे कि पैसा, जो नगद पैसा देती है फसल, लेकिन बावजूद इसके किसान आत्महत्या करता है। पंजाब जहां इतनी फसल होती है, जहां पानी की कोई कमी नहीं है, जहां और साधनों की कोई कमी नहीं है, वहां भी किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी है। तो ये स्थितियां घातक है। और इसका प्रमाण यह है कि 6 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो एक बड़ी समस्या की ओर, एक बड़ी समस्या की जब उपेक्षा की जाती है और ये माना जाता है कि ये राजनीतिक राजनीतिक तौर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब भी मैं ये मानता हूं कि कितनी भी किसान राजनीति करें, क्योंकि लोकतंत्र में तो राजनीति के बिना कोई काम हो नहीं सकता। हमारे सारे जीवन को राजनीति प्रभावित कर रही है, और जब सारे जीवन को राजनीति प्रभावित कर रही है तो किसान राजनीति करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यदि उनकी मांगे उचित हैं तो उन पर विचार किया जाए, और उनकी मांगे अनुचित हैं तब भी उनको समझाया जाए और उन पर विचार करके उनका समाधान निकाला जाना चाहिए। संजीव ने विशेष रूप से इस समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचा। मित्रों, इसी बीच में एक उपन्यास एक नई लेखिका का आया जो बहुत धुरंधर शब्द तो पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन यह है कि वो लगातार उन लोगों के बीच में जाकर के गांधीवादी तरीके से काम करती हैं जिन लोगों के बीच में ज्यादातर लोग नहीं जाते। भागलपुर से सुजाता चौधरी लगातार उस समाज में जाकर के बैठती हैं या उस समाज में जाकर के अपना काम कर रही हैं जो आजादी के 70-72 साल बाद भी जो समाज लगभग उपेक्षित है, जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है,
वहां जाकर के स्कूल खोलना, वहां गांधीवादी तरीके से नए नए उद्यम करना, उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, तरह तरह के काम उनके बच्चों से लेकर के उनकी स्त्रियों तक के लिए सुजाता चौधरी करती रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2017 में एक उपन्यास लिखा, 100 साल पहले। 100 साल पहले यानी चंपारण पे, क्योंकि चंपारण में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था वो 1917 में शुरू हुआ था। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण गए थे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो पहला किसान आंदोलन था जिसमें कि अंग्रेजों ने पुलिस में एफआईआर भी लिखवाई, मुकदमा भी दर्ज किया महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी अदालत में गए भी। जज ने उनसे पूछा कि आप चंपारण छोड़ करके चले जाएं। गांधी जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मुझे जिन लोगों ने बुलाया है वो जब तक मुझे जाने की अनुमति नहीं देंगे या जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक मैं चंपारण को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। गांधी जी नहीं गए। तब जज ने उनसे ये कहा कि आप 100 रुपए का जुर्माना भर दीजिए तो मैं आपको मुक्त कर सकता हूं। गांधी जी ने कहा वो अभी संभव नहीं है। मैं यहाँ जिन जिन किसानों ने मुझे बुलाया है उन किसानों की जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा मैं यहाँ से छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और स्थिति यह हुई कि वो मुकदमे वापस लिए गए और जो जांच समिति बनी चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर के, गांधी जी उसमें एक सदस्य बनाए गए और वो समस्या का समाधान निकला। और वो नील की खेती, जिसके माध्यम से अंग्रेज किसानों की जो उपजाऊ जमीन थी उसको बंजर बना रहे थे, किसानों की जमीन को हड़प रहे थे, किसानों को कर्ज में लाद रहे थे और जो बड़े बड़े किसानों को धीरे धीरे करके एक एक तरह के मजदूरीकरण की प्रक्रिया की ओर ले जा रहे थे, उस समस्या का समाधान निकला। तो ये उपन्यास इतिहास नहीं है, क्योंकि चंपारण पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, चंपारण आंदोलन पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, चंपारण की नील की खेती पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, चंपारण में गांधी पर बहुत ज्यादा लिखा जा चुका है। लेकिन सुजाता चौधरी की नजर उस व्यक्ति पर है जो व्यक्ति हिंदी नहीं जानता, केवल कैथी जानता है, जिस व्यक्ति की खड़ी फसल को अंग्रेजों ने आग लगवा दी, जिसके घर को लूट लिया, इसलिए लूट लिया कि वह उन अंग्रेजों का विरोध कर रहा था जो अंग्रेज चंपारण के किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। यह उपन्यास उस व्यक्ति यानी राजकुमार शुक्ल को केंद्र में रखा गया है कि वह राजकुमार शुक्ल जैसा एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा राजनेता नहीं है, जो बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं है, लेकिन अपनी जिद का पक्का है और अपने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए हुए है कि जब तक ये अंग्रेज हमारे किसानों का शोषण करना बंद नहीं करेंगे तब तक वो मेरी जमीन को बर्बाद करते हैं, मेरी फसल को बर्बाद करते हैं, मुझे बर्बाद करते हैं, लेकिन मैं उनके विरोध में आवाज उठाता रहूंगा। और इस आवाज को लेकर के वो व्यक्ति महात्मा गांधी को लेकर के वहां गया और एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा उस आदमी ने कर दिया कि जो नील की खेती जैसी एक बड़ी जो प्रथा थी उसको उसने बंद कराया। सुजाता चौधरी ने 100 साल पहले 2017 में लिखा। अभी 2020 में उनका एक उपन्यास और आया है नोआखाली पर। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि नोआखाली वो जगह थी कि जहां सांप्रदायिक दंगे बुरी तरह से फैल रहे थे और
दो कौमें जो कि अब तक साथ रहती आई थी, वे एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई थी, और कोई भी पुलिस, कोई भी फौज उन्हें रोकने में समर्थ नहीं हो पा रही थी। गांधी जी वहां गए और गांधी जी ने लगभग 16 दिन में 150 से ज्यादा की 150 मील की यात्रा की, 190 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर वो रोज चलते थे। उनके रास्ते में कांच बिछाए गए, उनके रास्ते में गंदगी बिछाई गई, गंदगी डाली गई, तो उन्होंने कहा कि मैं अब नंगे पैर चलूंगा, चप्पल भी नहीं पहनूंगा। और वो आदमी दृढ़ता के साथ उन लोगों के साथ खड़ा रहा कि जो लोग हिंसा के लगातार शिकार हुए, और ये एक प्रकार से चुनौती दी उन्होंने कि आप आइए और ये मानना है तो मुझे मारिए। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने यह कहा था कि जो पंजाब में जो कार्य 50,000 फौज नहीं कर पाई, वो अकेले निहत्थे गांधी ने, नोआखाली ने कर दिखाया। सुजाता चौधरी का ये उपन्यास गांधी की उस महिमा को और उस अकेले और जो निरस्त्र व्यक्ति की शक्ति को, क्योंकि गांधी जी अक्सर ये कहा करते थे कि डरपोक आदमी को दुनिया की कितनी भी बड़ी सेना बचा नहीं सकती, और निडर आदमी को चाहे वो कितना भी अकेला हो, उसे दुनिया की कोई ताकत उस तरह से मार नहीं सकती, दबा नहीं सकती, डरा नहीं सकती। इसलिए गांधी जी नोआखाली में जाकर के खड़े हो गए और उस समस्या का समाधान किया, जो समस्या विकराल रूप ले चुकी थी। तो ये जो उपन्यास है, ये उपन्यास ये हैं तो ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के, और बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के। लेकिन मैं कई बार इन उपन्यासों को पढ़ते हुए मेरे मन में ये बार बार विचार आया कि चंपारण के किसान आंदोलन से लेकर के नोआखाली तक क्या क्या नहीं लिखा गया और कितना लिखा गया, लेकिन बावजूद इसके एक उपन्यासकार को यह भी लगा कि इतना सब लिखे जाने के बाद भी वो चीजें छूट रही हैं कि जिन चीजों को एक उपन्यासकार को लेकर के सामने आना चाहिए। क्योंकि उपन्यास बड़ी बड़ी घटनाओं का वितान नहीं, बल्कि उपन्यास में वो छोटी छोटी घटनाएं भी आती हैं, और वो अलक्षित पात्र भी आते हैं जिनका कि इतिहास में कोई उल्लेख नहीं होता, उनको उपन्यासकार लेके आता है। और सुजाता चौधरी उन चीजों को लेकर के आई जो चीजें अब तक जो हमसे या तो छुपी हुई थी या उनकी ओर हमारी नजर नहीं जा रही थी। तो इस विकराल समय में एक मेरे मन में यह भी विचार आता है कि उपन्यासकार को क्या आवश्यकता थी कि वो इन विषयों पर उपन्यास लिखे। तो मुझे ये लगता है, और उपन्यास पढ़ करके विशेष रूप से मैंने ये जाना कि हर उपन्यासकार ये कोशिश करता है कि अपने समय की, अपने समाज की जो बड़ी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान किस प्रकार से निकाला जाए, उनका समाधान किस किस प्रकार से दिया जाए। तो सुजाता चौधरी हो या संजीव हो या और भी कोई बड़े उपन्यासकार हो जिन्होंने इन विषयों पर उपन्यास लिखे, वो अपने समाज की समस्याओं को के समाधान का निराकरण बताने की कोशिश करते हैं उपन्यासों के माध्यम से। मित्रों, इसी बीच में एक हमारे बहुत बड़े रंगकर्मी भी हैं और कथाकार भी हैं, ऋषिकेश सुलभ। उनका एक उपन्यास छपा, अग्निलीक।
अग्निलीक को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बार बार मैला आंचल याद आता रहा। मैला आंचल आता रहा यानी रेणु याद आते रहे, और मुझे आजादी के बाद का वो समय भी याद आता रहा जिस जिस समय में मैला आंचल का सृजन हुआ था। एक बड़ी समस्या गांव की, किसानों की हमारे सामने थी, और पंचवर्षीय योजना 1952 में शुरू हो गई थी पहले चुनाव के बाद, लेकिन उनका लाभ ज्यादातर वो लोग ले रहे थे जो कि शक्ति संपन्न थे, जिनके पास पैसा था या जिनके पास राजनीतिक शक्ति थी। वो लोग इन योजनाओं का लाभ ले रहे थे, और पूरा गांव जातियों में बटा हुआ था, और तमाम तरह के उन अवरोधों में बटा हुआ था जो कि गांव में आप देखते हैं कि अशिक्षा के कारण, रूढ़ियों के कारण और धार्मिक मतांधता के कारण जो लगातार विद्यमान रहता है। रेणु ने उस पर प्रहार किया था। कृषि के सुलभ का ये उपन्यास 2019 का है। 2019 में जब ऋषि के सुलभ राजनीति पे बात करते हैं तो सुलभ जी यह भी बताते हैं कि आज की राजनीति, हम कितना भी कह लें कि आज की राजनीति जाति से बाहर हो गई है, यानी जाति उसमें प्रमुख नहीं है, या हम ये मान करके चलें कि आज की राजनीति में बहुत राजनीति पाक साफ हो गई है, जैसा कि कुछ लोगों ने पिछले दिनों कहना शुरू किया था कि जो राजनीति में भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हम एक नई प्रकार की राजनीति लेकर के आए हैं, विकास की राजनीति लेकर के आए हैं। लेकिन जब तक आप गांव को नहीं बदलेंगे, जब तक आप ऊपर से कोई सुधार नहीं करेंगे, और जब तक आप कोई नीचे से सुधार नहीं करेंगे, यानी जब तक आप बड़े बड़े राजनेताओं को, जो कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में डूबे हुए हैं, उनको दंडित नहीं करेंगे, और तब तक ग्राम प्रधान को उस तरह से दीक्षित नहीं करेंगे कि ग्राम प्रधान का चुनाव या जो ग्राम प्रधान जो होता है वो गांव के सुधार के लिए होता है, वो पैसे कमाने के लिए नहीं होता। जब तक हम ये उसे बताने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक राजनीति जाति केंद्रित भी रहेगी और भ्रष्टाचार केंद्रित भी रहेगी। सुलभ जी का ये उपन्यास लगभग 250 पृष्ठ का उपन्यास है, लेकिन अपने 250 पृष्ठ के इस उपन्यास में वो विस्तार से उन पात्रों को खड़ा करते हैं जो कि या तो जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, या धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, या भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन राजनीति इन तीनों दोषों से मुक्त नहीं है। और जब इन तीनों दोषों से मुक्त नहीं है, तो ये उम्मीद करना कि कोई बहुत बड़ा जो परिवर्तन हो जाएगा, ये उम्मीद करना एक तरह का व्यर्थ का या एक प्रकार का दिवा स्वप्न है। सुलभ जी चूंकि रंगकर्मी भी है, और रंगकर्मी के साथ साथ वो रेणु के अत्यंत प्रशंसक है। उन्होंने उन चीजों को देखा है समाज में कि हमारी राजनीति किन किन चीजों से प्रभावित है। यह उपन्यास बृहद उपन्यास है, और मुझे ये लगता है कि 54 के बाद 2019 में यह उस कमी को पूरा करता है जो कमी हम मध्य वर्ग पर लिखते हुए लगभग छोड़ते चले आ रहे हैं। मित्रों, आज ये लगभग
एक बात कही जाती है कि ज्यादातर जो कहानियां या ज्यादातर उपन्यास मध्य वर्ग पर लिखे जा रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि आजादी के बाद जो नई कहानी आंदोलन चला, वो तो एक तरह का मध्य वर्ग की केंद्रित ही था। उसके बाद में बीच बीच में इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के लेखक उभरते रहे, जिन उपन्यासकारों ने या जिन कहानीकारों ने ग्रामीण जीवन पर भी लिखने की कोशिश की, लेकिन वे या तो दबा दिए गए या उनको द्वितीय श्रेणी का लेखक मान लिया गया। बड़ा लेखक ज्यादातर उन लोगों को माना गया जो मध्य वर्ग पर लिख रहे थे। इसलिए कई बार हम आलोचक लोग इस बात को उठाते हैं कि केवल जो हमारा कथा साहित्य है वो मध्य वर्ग तक ही सीमित क्यों है। वो मध्य वर्ग तक इसलिए सीमित है कि जो गांव जिस तरह से बदला है, गांव में जिस तरह से आजादी के बाद की राजनीति गई है, गांव में जिस प्रकार का विकास गया है और गांव में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार गया है, और भ्रष्टाचार गया है यानी वह भ्रष्टाचार या तो जाति के माध्यम से हो या धन के माध्यम से हो, वो भ्रष्टाचार इतना फैल गया है गांव में कि अब गांव की राजनीति को बचा पाना बड़ा कठिन है। क्योंकि हमने यानी हमारे जो बड़े जो नेतृत्व जो वर्ग था, उसने जो सबसे बड़ी कमी याद की कि गांव में बड़े महाविद्यालय नहीं खोले, गांव में उस प्रकार के विद्यालय नहीं खोले जिन विद्यालयों में अच्छे अध्यापक रखे जाएं और जिन अध्यापकों की वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक समझ हो। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या राजस्थान हो या कोई और भी प्रदेश हो सकता है, प्राथमिक विद्यालय जिसके लिए कहा जाता है कि वो बच्चों को संस्कार देता है, वो जब संस्कार ही बुरे दिए जाएंगे और जब संस्कार ही इस प्रकार के दिए जाएंगे कि आपको ज्ञान की ओर प्रेरित ही नहीं करते हो, तब ये उम्मीद कैसी की जा सकती है कि आपका बच्चा आगे चल करके वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति बनेगा या अपने इतिहास को, अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने समय की राजनीति को वो पूरा नीक शीर विवेक की तरह जो है देखेगा और उसका आकलन करेगा। तो ये उम्मीद हमारे जो नेतृत्व था, चाहे वो पहले का नेतृत्व रहा हो, चाहे वो अब का नेतृत्व रहा हो, सब ने शिक्षा को और चिकित्सा को, क्योंकि शिक्षा तो आप सब लोग, हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, देख ही रहे हैं कि चाहे वो निजीकरण में हो चाहे वो सरकारीकरण में हो, शिक्षा की जो दुर्गति है वो किसी से छुपी नहीं है। विश्वविद्यालयों में कितने पद हैं अध्यापकों के जो रिक्त हैं। विश्वविद्यालयों में कितनी जो स्थितियां हैं कि जिनमें अच्छे अध्यापक, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी पत्रिकाएं, अच्छे कंप्यूटर या अच्छे ज्ञान विज्ञान की चीजें आई हों और उनका प्रयोग करके हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षित कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह भी एक प्रकार का दिवा स्वप्न ही है। हम उन चीजों से आज भी वंचित हैं जिन चीजों को लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि इनके माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करेंगे। मैं तो, जैसा मेरे परिचय में भी कहा गया, मैं तो नेक टीम में भी हूँ और मुझे मालूम है कि केवल जब नेक टीम आती है, चाहे वो विश्वविद्यालय में हो या महाविद्यालय में हो, तब कुछ इस तरह के कमरे तैयार किए, कक्ष तैयार कर दिए जाते हैं कि जिन कक्षों में कंप्यूटर्स और ये सारी सुविधाएं दे दी जाती हैं, स्मार्ट कक्ष जिन्हें कहा जाता है, स्मार्ट क्लास जिन्हें कहा जाता है,
लेकिन बाद में न वो स्मार्ट रहते हैं, न वो स्मार्ट कक्ष रहते हैं, बल्कि वो पढ़ाई का ढर्रा वैसे के वैसे ही बना रहता है। और निजीकरण जिसके लिए लाया गया था, ये निजीकरण आर्थिक समस्याओं को आगे नहीं आने देगा, तो मित्रों ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि निजीकरण ने शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण और बहुत पीछे ले जा रहा है, एक प्रकार का व्यापार बना दिया है। और उस व्यापार में चाहे वो अध्यापक हो या विद्यार्थी हो या कर्मचारी हो, सबके सब लोग ठगे जा रहे हैं। वहां केवल जो नहीं है वो केवल शिक्षा नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। और उनको बाहर से एक भव्य आडंबर बना दिया गया है और अंदर सारा खोखलापन। चाहे वो निजी विश्वविद्यालय हो, आपको चमचमाती हुई बिल्डिंग मिलेंगी, कंप्यूटर मिलेंगे, बड़े बड़े कक्ष मिलेंगे सुसज्जित, विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे टाई बाई लगाए हुए, शिक्षक ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल स्मार्ट दिखाई देते हों, लेकिन उन शिक्षकों को की जो नियुक्ति है वो इस बात को लेकर की जाती है कि आप कम से कम कितना पैसा लेंगे, इसके लिए नहीं की जाती, या देख करके नहीं की जाती कि आपकी योग्यता क्या है, आप नया क्या दे पाएंगे। आप जो बाहर जो पढ़ाया जा रहा है, विदेशों में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है और विदेशों में शिक्षा को जिस तरह से आधुनिक बना दिया गया है, उस आधुनिकता की तरफ हम ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मित्रों, इसी बीच में एक उपन्यास मधु कांकरिया से आप सुपरिचित हैं, उनका एक उपन्यास आया, हम यहाँ थे। हम यहाँ थे, यह बंगाल की उस कौम के बारे में है, विशेष रूप से जिस कौम के हाथ में पूरा व्यापार है, जो मारवाड़ी है, जिनके हाथों में व्यापार है। लेकिन मैंने ये देखा उपन्यास पढ़ते हुए कि जो मारवाड़ी गए, बंगाल भी गए, आसाम भी गए, और भी प्रदेशों में गए व्यापार करने के लिए, लेकिन स्थितियां उनकी यह होंगी कि उन्होंने अपने संस्कारों को नहीं बदला। व्यापार में तो अग्रणी रहे, लेकिन बंगाल का जो आगे बढ़ने वाला जो समाज था, जिसके लिए कहा जाता है कि बंगाल जहां आज सोचता है पूरा भारत वहां कल सोचेगा, तो उस सोच के साथ बंगाली जो समुदाय है वो नहीं रहा। तो इसी स्थिति में जो स्त्रियों को देखने का जो नजरिया था उनका वैसा ही रहा जब वो बंगाल से चले थे, यानी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन जो उनके सोच में नहीं आया। मधु कांकरिया ने एक तलाकशुदा महिला के माध्यम से इस प्रश्न को उभारा है कि हम जिन्होंने विशेष रूप से मारवाड़ियों ने जिन्होंने खूब पैसा कमाया बंगाल में आकर के, आधुनिक बनने की भी कोशिश की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी, आधुनिक वेशभूषा में भी रखा, लेकिन मानसिक रूप से हम वैसे के वैसे ही रहे, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। मधु कांकरिया इन प्रश्नों को हम यहाँ थे उपन्यास में उभारती हैं, और वह पात्र दीपशिखा जब आदिवासी क्षेत्र में जाती है और उन एक्टिविस्ट लोगों से मिलती है जो आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आदिवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए उनके साथ जुड़ती है और पूरे मन से जुड़ती है, तो उसे ये लगने लगता है कि हमारे जो मध्य वर्ग के जो दुख थे वो तो कोई दुख ही नहीं थे, बल्कि दुख तो इन लोगों के बड़े हैं। और इन लोगों के दुख इतने बड़े हैं और इतनी बड़ी समस्याएं इन लोगों की हैं कि उनके समाधान के लिए एक जीवन तो क्या, कई जीवन भी कम पड़े। उस उपन्यास में एक स्त्री, और वो भी मारवाड़ी स्त्री, जो कि बहुत ही जो दकियानूसी समाज से निकल करके बाहर आई है आदिवासी समाज में, कैसे अपने उन लोगों के साथ जुड़ती है और उन लोगों के संघर्ष में शामिल होती है, जेल जाती है
और उनकी समस्या का समाधान होते हुए प्रसन्न होती है। मित्रों, ये कई सारे उपन्यास, चाहे बिसात पर जुगनू, वंदना राग का, अनामिका का आईना साज, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, अलका सरावगी, और समय मेरे अनुरूप हुआ, चंद्ररेखा डडवाल, और जो दिखता नहीं, राजेंद्र दानी, ये ऐसे उपन्यास हैं जो 21वीं सदी के समाज को एक प्रकार से आईना दिखाते हैं। इन उपन्यासों में जो समस्याएं उभर करके आई हैं, वो समस्याएं पहले की समस्या नहीं है, बल्कि आज की समस्याएं हैं, और ये वो समस्याएं हैं जो हमें प्रभावित कर रही हैं, लेकिन उनके समाधान की ओर न तो हम उन समस्याओं के समाधान की ओर देख रहे हैं, न उन समस्याओं के समाधान करने का हमारा कोई मंतव्य भी है। राजनीतिज्ञों से तो देखिए बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो इन समस्याओं का समाधान कर दें। जैसे एक उपन्यास जो राजेंद्र दानी का है, जो दिखता नहीं, इस पूरे भव्य समाज में जो कि इतना पैसा हो गया है लोगों के पास, हम लोग देख रहे हैं कि मध्य वर्ग के पास इतना पैसा हो गया है कि वो कब उच्च मध्य वर्ग में बदल गया, कब उसने गाड़ियां बदलनी शुरू कर दी, कब उसने अपने रोजाना कपड़े बदलने शुरू कर दिए, कब वो अपने इम्पोर्टेड कपड़े पहनने लगा, कब उसने तरह तरह की चीजें जो एक जमाने में उस तरह की चीजें मानी जाती थी कि ये बड़े लोगों की चीजें हैं, जो उन लोगों के उन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन एक वह व्यक्ति जो संवेदनशील है, जो परिवार का बुजुर्ग है, जिसने गरीबी देखी है, और जिसने जो ऊपर से उठ करके आया है, जिसने अपनी सीमाओं में रह करके जीवन जीना सीखा है, वो व्यक्ति किस प्रकार से अपने बच्चों को देख रहा है बदलते हुए, कि जिन चीजों को वो नैतिकता मानता था, उन चीजों को उसके बच्चे नैतिकता नहीं मानते। लिव इन रिलेशनशिप हो, बेईमानी हो, जैसे भी हो, जहां से भी हो, पैसा बनाना और अपने घर में तरह तरह की सुविधाओं का एक तरह से अंबाल लगा देना, जिसे मैं अक्सर कहता हूं कि जो मध्य वर्ग के घर हैं वो एक प्रकार से कबाड़ खाने जैसे हो गए। इतना सामान भर दिया गया है घरों में ला करके कि अब ये चयन करना बड़ा मुश्किल है कि हम क्या पहने, क्या खाएं, कैसे रहें, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये समस्याएं जो हमारे जीवन की समस्या थी, जो हमारे समाज की समस्या है, जो हमारी व्यक्ति की समस्या है, जिसको लेकर के आज अब कोरोना के समय में जिन चीजों को लेकर के लोग झेल रहे हैं, और लोग अवसाद की स्थिति में जा रहे हैं, अकेले पड़े क्योंकि समाज अब गायब हो गया है, और स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि लोगों को ये लगने लगा है कि यदि ये लंबे समय तक, यानी 1 साल और कोरोना रह गया, तो ज्यादातर लोग अवसादग्रस्त हो जाएंगे। यह अवसाद की स्थितियां केवल कोरोना में नहीं है, बल्कि कोरोना के बाद भी बनी रहेंगी, क्योंकि हमने ऐसा समाज निर्मित किया है जिस समाज में व्यक्ति अकेला पड़ता जा रहा है, जिस समाज की नैतिकता केवल पैसा रह गया है, जिस समाज की नैतिकता जो उस तरह की चीजें रह गई हैं जो कि हमें एडवांस दिखाने की कोशिश करती है। अब एक बड़ी जो विचित्र स्थिति है कि हम अपने ज्ञान से नहीं जाने जाते, हम अपने पहनावे से जाने जाते हैं, हम अपने बड़े बड़े मित्रों के कारण जाने जाते हैं, हम अपनी बड़ी गाड़ियों के कारण जाने जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एक जमाने में हम लोग घड़ी पहना करते, छोटी घड़ी, जितनी छोटी घड़ी होती थी वो हमारे हाथ पर बंधी रहती थी,
क्योंकि घड़ी का काम सिर्फ ये है कि आप समय देख लें। लेकिन मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं कि लोगों ने बड़ी बड़ी घड़ियां पहनना शुरू कर दिया है, और एक ऐसा ऐसा बोझ लिए हाथ में फिर रहे हैं, पता नहीं क्यों, केवल बड़ा दिखाने के लिए। तो ये इन समस्याओं पर, जो हमारे समाज की और हमारी समस्याएं हैं, व्यक्ति की समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर उपन्यासकार लगातार लिख रहे हैं। और एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस 21वीं शताब्दी की हमने उम्मीद की थी कि यह 21वीं शताब्दी ज्ञान विज्ञान की शताब्दी होगी, फिर से मैं कह रहा हूं कि ज्ञान विज्ञान की शताब्दी होगी, कंप्यूटर की शताब्दी होगी, और हमें हमारे ऐसे विवेक की शताब्दी होगी जो विवेक हमारा वैज्ञानिक हो। हम पीछे लौट रहे हैं, और पीछे लौट रहे हैं यानी धार्मिक पाखंड, धार्मिक रूढ़ियां हमारे ऊपर से फिर से हावी हो रही हैं, और हमें अपने को विशेष जाति का होने पर, विशेष धर्म का होने पर गर्व का अनुभव हो रहा है, जबकि हमें गर्व का अनुभव मनुष्य होने पर होना चाहिए। मनुष्य और मनुष्यता पीछे चली गई है, और हमारी जात और हमारा धर्म आगे आ गया है। मित्रों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि जिन उपन्यासों की चर्चा मैंने की, और इस चर्चा में समय के अभाव में बहुत सारे उपन्यास छूट भी गए, उन उपन्यासों को लेकर के आप लोगों के मन में ये भाव जरूर पनपेगा कि हमारे अपने समय के इन दस्तावेजों को फिर पढ़ा जाना चाहिए, और उन उपन्यासकारों की दृष्टि से अपने समाज को देखने की एक दृष्टि विकसित करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, सुंदर ढंग से इस विषय पर अपनी बात को रखने के लिए। 21वीं सदी के हिंदी उपन्यास, इधर 21 वर्षों में हिंदी उपन्यास में बहुत विपुल परिमाण में लेखन हुआ है, और ये संख्या हजारों में है। हिंदी में उपन्यासों का जो लेखन हुआ है इन 21 वर्षों में, पर उसमें से कुछ चयनित उपन्यासकारों और उपन्यासों का संदर्भ लेते हुए अपनी एक विवेचनात्मक शैली में महत्वपूर्ण पक्षों को उठाते हुए आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सूरज पालीवाल सर ने जो बातें बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं इस कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए प्रतिभागी साथियों से अपनी जिज्ञासाओं के शमन हेतु या अपने प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि जो भी प्रतिभागी साथी प्रस्तुत विषय से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर मंजुनाथ जी नमस्ते। सर जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैंने सर का पूरा वक्तव्य सुना, और पिछले 20 वर्षों के महत्वपूर्ण उपन्यासों पर वो लगातार पहल में सीरीज लिख रहे थे। और ये जो उपन्यास सर ने कई बिंदुओं को आधार पर लेकर हमारे सामने बातें की। एक उपन्यास पर सर का 1 घंटे से अधिक का वक्तव्य हो सकता था, लेकिन बहुत अच्छा किया सर ने कि जो भी इन 20 वर्षों में लिखे गए उपन्यास हैं, उन उपन्यासों को महत्वपूर्ण ढंग से हमारे सामने, सबके सामने प्रस्तुत किया। बहुत ही उपादेय, बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही विद्वतापूर्ण एक व्याख्यान के लिए मैं गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के आयोजकों को बधाई देता हूं, और सर को तो देता ही हूं। दूसरी बात यह है कि सर ने आप लोग शुरू कीजिए, मैं एक दूसरी मीटिंग में हूं। तो ऐसा है कि सर को जहां तक मैंने सुना, सर ने इतिहास की दृष्टि से, हमारे समय और समाज की दृष्टि से
राजनीति की दृष्टि से, समाज में आने वाले बदलावों की दृष्टि से तमाम महत्वपूर्ण बातों की ओर संदर्भित किया और मुझे खास तौर पर बहुत ही कम समय में इतने अच्छे ढंग से वक्तव्य देने के लिए सर को साधुवाद देता हूँ। दरअसल उपन्यासकार क्यों ऐसा लिख रहा है, जैसे कि सुजाता चौधरी के उपन्यासों के आधार पर उन्होंने कहा, तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतिहास होता है, किसी महान लेखक ने कहा है, इतिहास जो है वो लिखा नहीं जाता, वो लिखवाया जाता है। लेकिन उपन्यासकार उपन्यास लिखता है, उपन्यास को लिखवाया नहीं जाता। दूसरी बात जो है, इसलिए उपन्यास की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि इतिहास में नाम और तिथि के अलावा कुछ भी, मैं जोर दे रहा हूं, कुछ भी सत्य नहीं होता, और उपन्यास में नाम और तिथि के अलावा सब कुछ सत्य होता है। तो इस संदर्भ में भी सर के वक्तव्य को यदि हम ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। और उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और बदलते समय व्यवस्था आदि पर भी सर ने बिल्कुल उपन्यासों के माध्यम से, उपन्यासों के हवाले जो बातें रखी, न केवल शोधार्थियों के लिए बल्कि मेरे जैसे पाठक के लिए भी एक बहुत उपयोगी है। और फिर से बहुत बहुत बधाई। बीच में बहुत बार मैं जुड़ नहीं पाया था व्यस्तता के कारण, लेकिन आज भी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, तमाम तरह की व्यस्तताएं हैं, बावजूद उसके मैंने सर के इस वक्तव्य को मिस करना उचित नहीं समझा। और फिर से गंगा कावेरी व्याख्यान माला को बधाई देता हूं और हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जीवन भर सर ने केवल कथा साहित्य की, संपूर्ण कथा साहित्य की आलोचना की है। वो प्राक स्वातंत्र कालीन से लेकर 21वीं सदी तक की तमाम पुस्तकें उनकी गवाह हैं। बहरहाल मैं सवाल नहीं करूंगा, बल्कि बस ये आभार प्रकट करना था और मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। आप बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आपकी है। पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और आलोचक हैं प्रोफेसर अरुण होता जी, जिन्होंने आज के इस वक्तव्य पर अपनी सारगर्भित टिप्पणी की। और आप साथियों को ये सूचित कर दें कि प्रोफेसर अरुण होता सर का भी व्याख्यान जो है हो चुका है इस गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला में। तो आपको आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस महत्वपूर्ण कॉम्प्लीमेंट के लिए। और भी प्रतिभागी साथियों में से कोई सवाल अगर है या कोई जिज्ञासा है या कोई टिप्पणी है तो आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार सर। जी स्वागत। प्रमोद कोहप्रत कालिकट विश्वविद्यालय से। जी 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 स्वागत है, स्वागत है सर। वैसे ही अरुण होता जी ने जो बताया है, आपका व्याख्यान बहुत ही हमारे लिए ज्ञानवर्धक रहा। बहुत सारी बातें बहुत ही सरल ढंग से सुनने को मिला और मैं और इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सर मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा ये है कि जैसे जो विशेषकर 21वीं शती जो है कि विमर्शों का एक समय है, बहुत सारे विमर्श, जितने भी अस्मिता मूलक विमर्श हैं, चाहे दलित हो, आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो या किन्नर विमर्श हो, स्त्री विमर्श पहले से ही है। और इसमें हम देखेंगे कि उपन्यास या कथा साहित्य की दृष्टि से विमर्शों का भविष्य और भविष्य का विमर्श क्या हो सकता है, इस पर एक काल्पनिक प्रश्न भी हो सकता है। विमर्शों का भविष्य और भविष्य का विमर्श, इस पर आप किस तरह अपना मतलब टिप्पणी देना चाहेंगे सर? देखिए, तो बहुत बहुत आभार प्रमोद जी, आप जुड़े और आपने ये व्याख्यान सुना, इसके लिए जो आयोजक तो धन्यवाद देंगे ही, लेकिन मैं भी धन्यवाद देता हूँ। दूसरा ये है कि जो विमर्श है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो स्त्री विमर्श है
1985 के बाद जो हंस का जब प्रकाशन हुआ तो लोग ये मानते हैं कि दलित विमर्श और जो स्त्री विमर्श हिंदी में आए। लेकिन मैं एक दूसरी बात ये मानता हूं, और मैंने कई जगह लिखी भी है ये, कि उदारीकरण के बाद हाशिए के लोग उठ करके आते हैं, और यदि हंस न जो निकल रही होती या राजेंद्र यादव न भी होते तब भी ये विमर्श आता, स्त्री विमर्श भी आता, दलित विमर्श भी आता, आदिवासी विमर्श भी आता, और तृतीय लिंगी समाज का जो विमर्श है वो भी आता, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है। उदारीकरण के बाद इस प्रकार के विमर्श आते ही आते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा कि 21वीं शताब्दी में जो उपन्यास और जो कहानियों में विशेष रूप से जो स्त्रियां सक्रिय हैं, जो लेखिकाएं सक्रिय हैं, वो अब विमर्शों से आगे आ गई हैं। वो जो 20वीं शताब्दी में जो विमर्श शुरू हुआ था, जिसमें मैत्रेयी, पुष्पा इत्यादि जो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी और जो स्त्री विमर्श का झंडा लिए घूम रही थी, वो झंडा आज तो उन्हीं के पास रह गया, लेकिन जो स्त्री लेखन है वो आगे आया। जैसे आज जो लेखिकाएं लिख रही हैं, चाहे वो प्रज्ञा हो या किरण सिंह हो, और बहुत सारी लेखिकाएं हैं कि एक जो इंदिरा डागी है, और भी कई नाम लिए जा सकते हैं। उन लेखिकाओं का जो विमर्श है वो उस प्रकार का नहीं है जो कि जो स्त्री विमर्श का एक सांचा था या ढांचा था, उसमें उसको बंद कर दिया जाए और एक स्त्री विमर्श मूलक कोई रचना निकल करके आए। अब यथार्थ ज्यादा हावी है, 21वीं शताब्दी का जो यथार्थ है वो ज्यादा हावी है, और वो यथार्थ उनकी रचनाओं में आ रहा है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो बंधा बंधाया जो स्त्री विमर्श का जो सांचा या जो ढांचा था, इन लेखिकाओं ने उसको तोड़ा है। आप उनकी कहानियां पढ़िए, आप उनके उपन्यास पढ़िए, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये जो स्त्रियां किस तरह से अपने समाज को देख रही हैं और स्त्री के प्रतिरोध को, स्त्री के विरोध को, स्त्री की अस्मिता को आगे ले जा रही है। जैसे मैंने इस उपन्यास का, मधु कांकरिया के उपन्यास का जिक्र किया, मधु कांकरिया का जो उपन्यास है उस तरह के स्त्री विमर्श का उपन्यास नहीं है जिस स्त्री विमर्श की जो हम लोग बात करते रहे। और जहां तक दलित विमर्श का सवाल है, तो आपको भी ध्यान होगा कि इस बीच में आत्मकथाएं बहुत कम आई हैं। और मुझे ये लगता है कि हिंदी के दलित विमर्श के पास, मैंने एक शोध भी कराया था जो वर्धा में रहते हुए, कि हिंदी समाज है और जो मराठी समाज है, और दोनों का जो दलित जो लेखन है, दोनों में अंतर क्या है। तो मुझे ये लगता है कि मराठी के या मलयालम के या जो अन्य जो दक्षिण के का जो दलित लेखन है, उनके पास रचनात्मकता भी है। हिंदी के दलित लेखकों के पास आत्मकथाएं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी हैं, लेकिन रचनात्मक यात्रा उनकी बहुत पीछे है। ये कहते हुए हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, बुरा लगना भी चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई बड़ी रचना उन लोगों के पास नहीं है। इसलिए प्रमोद जी, अब जो विमर्श के जो सांचे हैं या जो ढांचे हैं वो बदल गए हैं। अब लेखक यथार्थ पर ज्यादा आधारित है, बल्कि विमर्श के फॉर्मूलों से वो आगे आ चुका है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे और सुनने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर उत्तर देने के लिए, और धन्यवाद प्रोफेसर प्रमोद कोबप्रत जी को कि वो कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने इसको और गति प्रदान किया। कालीकट विश्वविद्यालय में आप हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, और गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला में आपका भी व्याख्यान हो चुका है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
और हमारे साथियों में से कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा अगर है तो आप सादर आमंत्रित हैं। अपना माइक्रोफोन ऑन करके वक्तव्य विषय से संबंधित कोई सवाल कर सकते हैं, कोई जिज्ञासा रख सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं और मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम को और आगे ले चलना चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभाग के अध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। वो आज के इस कार्यक्रम की सबको समापन की ओर ले चलते हुए धन्यवाद ज्ञापन करके अनुग्रहित करें। गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी। आवाज आ रही है? जी सर। आज के इस 44वें व्याख्यान, गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 44वें व्याख्यान में मैं प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक व्यापक परिदृश्य को उन्होंने बहुत ही कम समय में 21वीं सदी का जो विस्तार है उपन्यासों के संदर्भ में बहुत बड़ा है, लेकिन उनको भी 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 उपन्यासों को लेकर के कमलेश्वर जी के और कृष्णा सुरती जी के और निर्मल वर्मा जी के उपन्यासों में कितने पाकिस्तान, समय, सरगम और अंतिम मरण से शुरू करके उन्होंने 2019 तक के उपन्यासों को अपने इस विचार फलक में स्थान दिया और बहुत सारे संदर्भों को बहुत ज्यादा प्रामाणिक रूप ना दे करके बल्कि विमर्श के स्तर पर उन्होंने जिस तरीके से व्याख्यायित किया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। पुस्तकों के नाम और उनके प्रकाशन वर्ष गिनाते रहने से तो पूरा 1 घंटे का समय भी बहुत कम पड़ जाता, लेकिन उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, बाजारीकरण, मुक्त बाजार की व्यवस्था से लेकर के स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श या मीडिया के जो तमाम तरह के विमर्श इस समय चल रहे हैं उन सब को लेकर के एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। क्योंकि मूलतः अध्यापन के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने स्वयं एक रचनाकार की भूमिका का भी निर्वाह किया है और एक अच्छे आलोचक रहे हैं। 10 पुस्तकें उनकी हम लोगों के सम्मुख हैं जिनमें उनका निरंतर उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में चिंतन हिंदी साहित्य संसार के सामने आता रहा है। तो एक व्यापक अनुभवों के साथ उन्होंने जो परिपाक उपस्थित किया है 20वीं 21वीं शताब्दी के हिंदी उपन्यासों पर, वो इस व्याख्यान माला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपलब्धि है। आज के इस संदर्भ को लेते हुए मैं इस आभासी मंच पर जो उपस्थित हमारे विमर्श में वक्ता, विमर्श वाले जो प्रतिभागी रहे हैं और हमारे जो है पूर्व में जिस व्याख्यान माला में उनका अनुभव सिद्ध वक्तव्य हो चुका है, ऐसे प्रोफेसर प्रमोद कोबाव्रत जी को और अरुण होता जी के प्रति मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने एक अपने प्रश्नों के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया। इस आभासी मंच पर उपस्थित हमारे अन्य प्रोफेसर जो है शोधार्थी और तमाम पूरे देश से जुड़े हुए विभिन्न हिंदी विभागों के जो हमारे आचार्यगण हैं, उन सब में प्रोफेसर अमृत कुमार शर्मा जी, प्रोफेसर दमयंती तिवारी जी, डॉक्टर अनिल कुमार विश्वकर्मा जी, डॉक्टर दुर्गरत्ना जी, डॉक्टर नागरत्ना राव जी, प्रोफेसर डॉक्टर रचना श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ऋचा पटेरिया जी, डॉक्टर ममता शुक्ला जी, प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, प्रोफेसर राम समूह सिंह जी, डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रामिंद्र पटेल जी, डॉक्टर परमेश्वरी जी, डॉक्टर सुरेंद्र सक्सेना जी, डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पूरे देश से इसमें जुड़े हुए हैं। ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला और इसमें वक्तव्य देने वाले महानुभावों के आशीर्वाद का परिणाम है कि लगातार हम गंगा कावेरी व्याख्यान माला में अपने उन सुधी विचारकों को भी पाते हैं जिनके माध्यम से हमारे व्याख्यान माला में और भी प्रगति हो जाती है। आज के इस क्रम में मैं आयोजक मंडल के जो दोनों संस्थान हैं उनके प्राचार्यों को, जिसमें डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, डॉक्टर वंदना सारस्वत जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि इन दो लोगों के दिशा निर्देशन में ही हमारा व्याख्यान माला का संचालन हो रहा है। और इसके संयोजक मंडल में डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी का विशेष रूप से आभार, क्योंकि उनके लगातार सक्रियता के कारण ही
ये अनवरत रूप से, अबाध रूप से, निर्बाध रूप से गतिशील है और लगातार इसको हमारे श्रेष्ठ विद्वानों का स्नेह मिल रहा है। इस आधार पर कि हम इसको और आगे लगातार बढ़ाते जाएं। इस क्रम में आज प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी ने अपने आशीर्वाद से, अपने अनुभव से जिस तरीके से गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 44वें व्याख्यान को संपृक्त किया है, मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के समस्त आयोजकों की ओर से उनके प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और यह विश्वास रखता हूं कि जैसे उन्होंने अब समय दिया है, ऐसे फिर गंगा कावेरी व्याख्यान माला अगर उनको जो है फिर सुनना चाहे तो फिर किसी नए विषय पर हम उनको अपने बीच में पाएं। ये उनके लिए, हमारे लिए बहुत ही जो है उपादेय रहेगा। मुझे उनका आशीर्वाद गंगा कावेरी व्याख्यान माला को मिलता रहेगा, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद ज्ञापन हेतु। और अंत में मैं एक बार फिर आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सूरज पालीवाल सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, अपने कीमती कावेरी व्याख्यान माला आयोजक मंडल को इस कार्यक्रम के लिए ये अपना कीमती समय दिया। इस हेतु हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अपने सभी प्रतिभागी साथियों के प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। अगले शनिवार को 5 बजे हम मिलेंगे एक कार्यक्रम